Very good morning to all my students. So today we are going to start our next topic, that is the signaling molecules. Okay. So we have studied in the earlier lecture the modes of cell signaling and cell signaling. तो हमने देखा था कि किस तरीके से सेल सिग्नलिंग होता है और कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू सेल सिग्नलिंग होता है, लाइक ऑटोक्राइन, पेराक्राइन, देन जक्स्टाक्राइन, देन एंडोक्राइन। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमने देखा कि सिग्नल कैरी करने के लिए कोई चाहिए हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर दो सेल्स को कम्युनिकेट करना है, सो दे शुड कम्युनिकेट थ्रू अ मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वही मॉलिक्यूल जाके दूसरे टारगेट सेल पे जाके बाइंड होगा और उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही दो सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही हमारी बॉडी इन्वायरमेंट को रिएक्ट कर पाती है, और इसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू ही हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को रिस्पॉन्ड कर पाता है, हमारा बॉडी भी हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्ड कर पाता है। अगर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो सेल सेल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन between the cells of multicellular organism. So what does this signaling molecule? So it transmit information. It transmit information between cells of multicellular organism. तो दो सेल्स के बीच में ये क्या करता है? जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो सेल है, बहुत हमारे हमारे जो बॉडी है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। सो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप और आपके फ्रेंड हैं, तो आप और आपके फ्रेंड के बीच में कांटेक्ट कैसा रहेगा? या तो आप उससे मिलते रहोगे, या सिंपल अगर आप दूर होंगे तो आप क्या करोगे? आप उसको कॉल करोगे, या आप उसको टेक्स्ट मैसेज करोगे, या आप उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, फेसबुक पे मैसेज करोगे। तो दैट जो आप मैसेज करते हो, दैट इज़ काइंड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अगर वो आप मैसेज या आप उसको कॉल नहीं करते तो आपके बीच में कांटेक्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। और आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं, या आपका जो कांटेक्ट है आप एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो दैट इज़ काइंड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे वैसा ही काम करता है। Although all these molecules act as a ligands that bind to receptor expressed by their target cells, there is considerable variation in the structure and function of different types of molecule that serve as a signal transmitter, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो किसकी तरह काम करते हैं? दे एक्ट एज ए लिगेंड की तरह काम करते हैं। सो दे बाइंड्स टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। एंड रिसेप्टर किसके? टारगेट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, और उस टारगेट सेल में वो अपना इफेक्ट शो करता है, या उस टारगेट सेल तक अपना जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाता है। बट ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो डिफ़र करता है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। स्ट्रक्चरली एंड functionally it varies. Okay, the signaling molecule varies. तो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो डिफ़र करता है। बाकी सबका ऑलमोस्ट जो पाथवे है वो सेम रहता है, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बट कुछ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, कुछ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस टाइप का है,
ठीक है। तो structurally the signaling molecule used by plants and animals range in complexity from simple gases to proteins to steroids, ठीक है। जो प्लांट और एनिमल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं तो वो वेरी करता है गैसेस से लेके, प्रोटीन से लेके, स्टेरॉइड से लेके लिपिड्स तक, ठीक है। जो मैक्सिमम रहते हैं वो दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है, या जो अमीनो एसिड है उससे बना होता है, जो भी मैक्सिमम जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा। बट मेनली जो प्लांट और एनिमल की हम एनिमल्स की बात करेंगे तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल गैसेस से लेके प्रोटीन तक भी हो सकता है। सम ऑफ दिस मॉलिक्यूल कैरी सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो हमने पहले पढ़ा था कि मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग में, तो जो कुछ इसमें से सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकता है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक, और कुछ उसी सेल पे ही एक्ट करता है, ठीक है। दैट इज़ द ऑटोक्राइन, दिस इज़ द पैराक्राइन, दिस इज़ द एंडोक्राइन, ठीक है। और कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही अटैच रहते हैं और वो रिलीज़ नहीं होते हैं और दूसरे सेल को उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है, दैट इज़ द जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो इस तरीके के क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की कम्प्लेक्सिटी वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। सो अगर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एक एनिमल और प्लांट में। हम मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास है जो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में आता है दैट इज़ द स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो अगर हम जनरल लिखेंगे तो मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ, स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें आपको पता है टेस्टोस्टेरोन आता है, टेस्टोस्टेरोन, देन estradiol, that is the estrogen, then progesterone, then glucocorticoid which is produced by the adrenal gland, then mineralocorticoid which is again produced by the adrenal glands। इसमें cortisol आता है और इसमें aldosterone आता है। So these kind of signaling molecules belongs to the steroid hormone। Then अगर हम स्टेरॉयड हार्मोन की बात करेंगे, so these signaling molecules does not bind to the extracellular receptor, they easily cross the plasma membrane and bind to the intracellular receptor or nuclear receptor। ओके, सो हमने देखा कि बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं। तो मेनली जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर रहते हैं, बट उन रिसेप्टर्स में से कुछ रिसेप्टर्स क्या रहते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स रहते हैं विच आर लोकेटेड इन द साइटोसोल या न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, विच आर स्मॉल इन साइज एंड साथ साथ में वो क्या रहते हैं, हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर हेटिंग। सो these small hydrophobic molecules are able to diffuse across the plasma membrane। so इनके साइज कम होने की वजह से और साथ साथ में वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से दे कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो जो स्टेरॉइड हार्मोन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच ऑल्सो इंक्लूड थायराइड हार्मोन, विटामिन D3 एंड रेटिनोइक एसिड। तो ये तो स्टेरॉइड हार्मोन है, इनके साथ साथ नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जैसे कि T3 एंड T4 है, दैट इज़ अ थायराइड हार्मोन, या रेटिनोइक एसिड और विटामिन D3। सो ये भी स्टेरॉइड हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। दे कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे डू नॉट नीड एन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ओके, सो अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन की बात करेंगे तो इसमें दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इक्डाइसोन और एक है दैट इज इक्डाइसोन। मेनली ये जो हार्मोन है इट इज़ यूज फॉर द मोल्टिंग प्रोसेस बाय द इंसेक्ट्स। ओके, देन
देन अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में भी एक स्टेरॉयड हार्मोन पाया जाता है, दैट इज़ द ब्रेसिनोस्टेरॉयड. So this hormone is mainly related in the plant with cell growth and differentiation. तो एक्डाइसोन को मैंने आपको बताया, एक्डोसाइन मेनली पार्टिसिपेट इन द मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस ऑफ द इंसेक्ट्स विच कन्वर्ट द इंसेक्ट इनटू लार्वा इनटू एडल्ट. तो वैसे ही जो आपको मैंने बताया जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, दीज आर द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल gland and act on the kidney to balance or regulate the salt वाटर बैलेंस. ओके, तो मेनली ये जो सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड. तो अगर हम विटामिन D3 की बात करेंगे तो विटामिन D3 आपको पता है मेनली इट रेगुलेट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बोन ग्रोथ. अगर हम रेटिनोइक एसिड की बात करेंगे सो इट्स रेटिनोइक एसिड एंड जो रिलेटेड कंपाउंड्स है रेटिनोइड सिंथेसाइज फ्रॉम विटामिन ए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वर्टिब्रेट डेवलपमेंट. तो जो लिम्फ फॉर्मेशन है या जो हैंड फॉर्मेशन है इसमें रेटिनोइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अगर हम T3 और T4 की बात करेंगे सो दीज आर द थायराइड हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड इन द थायराइड ग्लैंड. तो इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड regulation of metabolism. Then so these receptor molecules or these signaling molecules, mainly the steroid and these small hydrophobic molecules easily cross the plasma membrane because they are hydrophobic and they can easily cross the plasma membrane due to their structure. Once inside the cell, they bind to the intracellular receptor that are expressed by the hormonally responsive target cells. जैसे वो सेल्स के अंदर पहुंच जाएंगे, मैंने आपको कहा कि वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. जैसे वो सेल के अंदर आएंगे सो दीज हार्मोन्स बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स. ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो मेनली जो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है उसी सेल में वो प्रेजेंट रहता है. सो जो ये रिसेप्टर्स हैं intracellular receptors which are the members of a family of protein known as nuclear receptor super family. ठीक है, are transcription factors. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स which participate in the transcription or the synthesis of RNA and DNA that contain related domains for ligand binding, DNA binding and transcription activation. जिसके पास इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के पास क्या रहते हैं, कुछ डोमेन्स रहते हैं. मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डोमेन्स. ठीक है, तो इसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन भी होगा, जहाँ से जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो बाइंड होगा. ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो DNA बाइंडिंग डोमेन. ठीक है, तो जहाँ से वो DNA पे बाइंड होता है. एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, तो साथ में ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं. सो लिगेंड बाइंडिंग रेगुलेट्स देयर फंक्शन एज एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर ऑफ देयर टारगेट जीन्स. सो द स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. तो ये जो लिगेंड बाइंडिंग है उससे क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग से उनका जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है इन रिसेप्टर्स का. ठीक है, तो या तो लिगेंड बाइंडिंग से या एक्टिवेट होंगे वो लोग या तो वो इनएक्टिवेट होंगे वो रिसेप्टर. ठीक है, और मेनली ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है जो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है दे आर रिलेटेड विद द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये मेनली जो हार्मोन मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली जीन पे एक्ट करता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट एक्ट्स ऑन जेनेटिक लेवल. ओके, बिकॉज
Most of the receptors are transcription factors which activates or inactivates the transcription. So mainly सेल सेल साइटोप्लाज्मिक से ज़्यादा वो जेनेटिक लेवल पे वो अपना फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज लिगेंड्स आर मेनली एक्ट ऑन द जेनेटिक लेवल, जेनेटिक जेनेटिक लेवल. ओके, तो ये हो गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ स्टेरॉइड हार्मोन्स, और जो स्टेरॉइड लाइक हार्मोन्स है, और जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स है, दैट इज T3 T4 और विटामिन सी. बट दिस ऑल आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक signaling molecules which can easily cross the plasma membrane and which have nuclear receptors. Now the second is the gases, simple gases, which includes nitric oxide and carbon monoxide. Nitric oxide and carbon monoxide, NO and CO. So this simple gas, that is the nitric oxide, is a major paracrine. If I'm talking about nitric oxide, is a major paracrine signal in the nervous system, immune system, and circulatory system. Okay, so this nitric oxide is a major paracrine signaling molecule, mainly participate in the nervous system, immune system, and circulatory system. So like the steroid hormone, this nitric oxide is also able to diffuse through the plasma membrane of its target cell. So ये भी steroid hormone की तरह जो plasma membrane है उसको without need of any receptor it crosses. Okay, no need of extracellular receptor, so it can easily diffuse directly across the plasma membrane of its target cell. So the molecular basis of nitrogen oxide or nitric oxide action, however, is distinct from that of steroid action. Rather than binding to a receptor that regulates transcription, NO alters the activity of intracellular target enzymes. तो हमने देखा स्टेरॉइड हार्मोन्स मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उस पर एक्ट कर रहा है. बट यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दोनों का डिफ्यूज़ होना वो सेम रहता है, बट इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है. जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे जाके एक्ट करता है, या जो हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे. बट यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट डज नॉट नीड एनी इंट्रासेलुलर receptor, and it do not act on the genetic level. It act as a intracellular, it mainly act on the intracellular target enzyme and alters the activity of intracellular enzymes. ठीक है, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये मेनली कहाँ पे एक्ट करता है, जो इंट्रासेलुलर एंजाइम से उसकी एक्टिविटी को वो अल्टर करता है, या तो उन एंजाइम्स को वो एक्टिवेट कर देता है, या तो उन एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है. ठीक है, सो इस तरीके से जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो काम करता है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड दैट इज़ आर्जिनिन. आर्जिनिन से ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है बाय द एंजाइम. आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है. सो द एंजाइम इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज. So once this nitric oxide is synthesized,
inside the cell, NO diffuses out of the cell and can act locally. तो मैंने आपको पहले कहा it act as a paracrine. तो यहाँ पे NO बन गया इस सेल में. So NO diffuses out from that cell and mainly targets on the neighboring cell. So it acts as a paracrine signaling molecule. So it is action is restricted to such local effects because NO is extremely unstable with a half-life of only a few seconds. So that's why it can only act on the neighboring cells. तो जो उसके नेबरिंग में होगा या उसके विसिनिटी में होगा उसी सेल्स पे वो एक्ट कर पाता है, क्योंकि उसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम रहता है. विथ ओनली ए फ्यू सेकेंड्स उसका हाफ लाइफ रहता है. तो उस सेकेंड में वो उसके आसपास जो सेल्स है वहाँ वहीं तक ही वो पहुँचता है. सो द मेजर इंट्रासेलुलर टारगेट ऑफ एनओ इज गुआनिल साइक्लेज. तो इसका जो टारगेट है एनओ का दैट इज द गुआनिल cyclase. So this NO binds to a heme group at the active site of this enzyme, stimulating synthesis of the secondary messenger cyclic GMP. तो ये जो NO है वो क्या करता है, वो मेनली साइक्लिक GMP फॉर्म करता है, दैट इज द साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. किससे? GTP से. ठीक है. सो तो वो हम बाद में हम डिस्कस करेंगे जब नाइट्रिक ऑक्साइड का जो पाथवे होगा उस टाइम पे. सो इन एडिशन NO में डायरेक्टली मॉडिफाई सम टारगेट प्रोटीन्स बाय नाइट्रोसाइलेशन ऑफ सिस्टीन रेजिड्यूज. A well characterized example of NO action is signaling the dilation of blood vessels. ठीक है. तो मेनली ये क्या करता है, एक तो वो साइक्लिक GMP फॉर्म करता है और साथ साथ में ये NO और एक काम करता है नाइट्रोसाइलेशन. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोसाइलेशन ऑफ सिस्टीन रेजिड्यू. ठीक है. जो प्रोटीन होगा उसका जो मेनली जो सिस्टीन रेजिड्यू होगा वहाँ पे वो नाइट्रोसाइलेशन कर देता है. देन इसका जो एग्जाम्पल है वेल कैरेक्टराइज एग्जाम्पल, सो इट पार्टिसिपेट इन द सिग्नलिंग दैट dilates the blood vessels. जो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है. तो जो पेनिस इरेक्टाइल जो फंक्शन होता है या पेनिस इरेक्शन होता है उसमें इस NO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब पेनिस इरेक्शन होता है उस टाइम पे NO रिलीज होता है. तो उस NO रिलीज होने की वजह से जो पेनिस में जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ओके. सो यहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है NO का. तो जो आपने ड्रग सुना होगा दैट इज़ द वाइग्रा. ठीक है. तो वाइग्रा क्या करता है, वाइग्रा इस NO को रिलीज़ कराता है बॉडी से. ठीक है. तो जिससे क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से वो डायलेट हो जाते हैं और ब्लड जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है मेनली इन द पेनिस. ओके. So that's why the penile erectile function is happen there. Then जो next है that is the carbon monoxide. So carbon monoxide is another simple gas which also function as a signaling molecule in the nervous system. CO is very closely related to the NO and appears to act similarly as a neurotransmitter and mediator of blood vessel dilation. तो ये जो CO है वो भी blood vessel dilation कराता है और it is also a paracrine signaling molecule which mainly act on the neighboring cells.
So the synthesis of carbon monoxide in the brain cells, like that of nitric oxide, is stimulated by neurotransmitter like acetylcholine. So in addition, this CO also stimulate the guanylate cyclase, which also causes the formation of cyclic GMP from GTP, which may also represent the major physiological target of CO सिग्नलिंग. ठीक है, तो ये भी ब्लड वेसल डायलेशन करता है और साथ में जो साइक्लिक जीएमपी इसका फॉर्मेशन करता है, तो ऑलमोस्ट एनओ के क्लोज रिलेटेड है, तो वो एनओ की तरह ही वो फंक्शन करता है. देन द नेक्स्ट signaling molecule is neurotransmitters, which mainly participate in the cell signaling of neurons or cell signaling between neurons. Neurotransmitter. So these neurotransmitters carry signals between neurons or from neurons to other types of cells. Neurons, ये neurons to other types of cell, other types of cells, or we can say target cells such as muscle cells. So they are a diverse group of small hydrophilic molecule including acetylcholine, acetylcholine, dopamine, then epinephrine, which is also known as adrenaline, which is released by the adrenal gland. Then we also have GABA, that is gamma aminobutyric acid. GABA, that is gamma amino butyric acid. We have serotonin, and we have also glutamine, histamine, glycine, histidine, glycine. So these are some neurotransmitters which carry signal from neurons to neurons or neurons to other types of target cells. The release of neurotransmitter is signaled by the arrival of an action potential at the terminus of the neurons. तो नॉर्मली क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कब होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जब वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वह वहाँ तक पहुँचता है. सो इट कॉजेज द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट at the terminus of the neuron. So the neurotransmitter then diffuse across the synaptic cleft and bind to the receptor on the target cell. तो इस टारगेट सेल्स के पास, यहाँ मैंने एक दूसरा न्यूरॉन दिखाया, तो मसल्स भी हो सकता है. तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके यहाँ तक आ जाता है और अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं. सो सम न्यूरो ट्रांसमीटर कैन ऑल्सो एक्ट एज हार्मोन. तो इसमें से बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो हार्मोन की तरह भी काम करता है, जैसे कि इपिनेफ्रिन है. इपिनेफ्रिन फंक्शन बोथ एज न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड टू सिग्नल ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन मसल्स. तो जो इपिनेफ्रिन है इट एक्ट एज अ हार्मोन एज वेल एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. तो मेनली जो एड्रेनलिन है इट इज इपिनेफ्रिन है, इट इज़ रिलीज, it is also known as triple F hormone, that is fight, fright, flight. ठीक है,
तो जब हम किसी डेंजर सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो उस टाइम पे एड्रेनल ग्लैंड से ये जो एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ हो जाता है। सो दिस कॉज़ द कंट्रैक्शन, इंक्रीज़ इन द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है? मेनली हार्ट मसल्स। तो जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में फँस जाते हो, तो आपका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो आपको जो मेटाबॉलिज़्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हियर दैट एक्ट एज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर हम हार्मोन की बात करेंगे, तो मेनली जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है, जब आप कोई स्ट्रेस में आ जाते हो, तो उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज़। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी होगी, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है किसमें, इन द लिवर, इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज़ बाय दिस हार्मोन दैट इज़ एपिनेफ्रिन, ठीक है? जो अब जब ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, तो उस टाइम पे आप समझ लेना कि आपके बॉडी में से ये जो एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ हो रहा है, और आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, स्टोरेज है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू ग्लूकोज़। So there they act as a new hormone. So because the neurotransmitter are hydrophobic molecule, hydrophilic molecule, hydrophilic molecule, they are unable to cross the plasma membrane. Plasma membrane को वो क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है. So therefore, in contrast to steroid hormones, the NO or CO, the neurotransmitter, act by binding to the एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. तो इनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स चाहिए. तो इसमें बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है आर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स सच एज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स मीन जब वो यहाँ पे बाइंड होंगे, तो आयंस लाइक सोडियम है या पोटेशियम है, उनका वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है? तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको शायद. लेट मी ड्रॉ इट हियर. तो लिगेंड गेटेड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ जो चैनल्स हैं, वो लिगेंड गेटेड रहते हैं. मीन्स नॉर्मली वो क्लोज रहते हैं. जब वहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा इस तरीके से, तो वो ओपन हो जाते हैं लाइक दिस. और जो भी स्मॉल आयंस है उनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, थ्रू दिस आयन चैनल, ठीक है? तो दीज आर आयन, कुछ है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स रहते हैं और कुछ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स रहते हैं. तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स वो आयन चैनल्स है जब वहाँ पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होगा, तो जो आयन्स है वो उस आयन चैनल्स को ओपन कर देंगे, ठीक है? तो जैसे वो आयन चैनल ओपन होगा, तो जो आयन्स है दे कैन इजीली क्रॉस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटर इनटू द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है? तो वो या तो वो आयन अंदर आएंगे, तो ये सेल से बाहर जाएंगे. तो मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर और ligand gated ion channels act on the ligand gated ion channel such as acetylcholine receptor. तो जो इसके रिसेप्टर्स रहते हैं, किसके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं, तो उसका मैंने बताया कि वो मेनली आयन गेटेड चैनल्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स रहते हैं. तो जब यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा, तो ये ओपन हो जाएंगे, और जो आयन्स हैं दे कैन पास थ्रू दिस आयन चैनल, एंड या तो वो सेल के अंदर आएंगे, या तो वो सेल से आयन सेल के बाहर चले जाएंगे. अगर हम एस्टाइल कोलिन की बात करेंगे, तो एस्टाइल कोलिन के केस में एस्टाइल कोलिन जैसे ही एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर ओपन हो जाएगा. एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर ओपन होगा, तो जो सोडियम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से. तो जो सोडियम यहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो इस आयन चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो जाता है. जैसे अंदर एंटर होगा, तो इसका यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, और यहाँ पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पे विदाउट टचिंग ईच अदर जो हमारा सिग्नल है वो पास ऑन होगा. ओके, तो वो भी हम पढ़ेंगे जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे उस टाइम पे. देन उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो फोर्थ है काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, वो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. पेप्टाइड हार्मोन्स और ग्रोथ
factors. So this is the widest variety of signaling molecules in animals. Widest variety of signaling molecule in animals, ranging in size from only a few to more than 100 amino acid. So this group of signaling molecule include peptide hormones जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलेक्टिन है, तो वे इस पेप्टाइड हार्मोन में आएगा. देन इसी में है दैट इज द नेक्स्ट, दैट इज द न्यूरोपेप्टाइड्स. सो अगर हम न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरो हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें आता है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, which is released by the hypothalamus or pituitary gland of pituitary posterior pituitary gland. Then encalfin, beta endorphin, which is an analgesic. Then encalfin, encaphalin, which is also an analgesic. Okay, so these are the neuropeptides. And the third is the growth factors, which include EGF, PDGF, then NGF, then erythropoietin. So EGF is the epidermal growth factor, PDGF is platelet derived growth factor, NGF is nerve growth factor, and erythropoietin, which is released by the kidney, which is responsible for the development of red blood cells. So these are some example of the peptide hormones. Well-known example of peptide hormone include, that is I've already told you, that is the insulin, follicle stimulating hormone, then glucagon, which is released by the pancreas. That it is secreted by the beta cell. This is secreted by the alpha cell of pancreas. Then if we talk about the pituitary gland, which include the growth hormone, that is the which is released by the anterior pituitary gland. Then FSH, follicle stimulating hormone, which participate in the regulation of gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis. Now we talk about the neuropeptides. So neuropeptides are secreted by some neurons. Some of these peptides, like encalphins, I've already told you, encaphalins and endorphins, function not only as a neurotransmitter at synapses but also a neurohormones that act on distant cells. Okay, so these not only act as a neurotransmitter that acts on the neighboring cells, but that these also act on the cells which are present at a distant, or we can say that act as an endocrine signaling molecule. So this encalphin and endorphin have been widely studied because of their activity as natural analgesic that decreases pain response in CNS. So this act as an analgesic which decreases pain in the central nervous system. So these neuropeptide discovered during the studies of drug addiction, they are naturally occurring compound that bind to the same receptor on the surface of brain cell as
morphine does. Okay, so the next is the polypeptide growth factors. Polypeptide growth factor. This also include a wide variety of signaling molecules that control the animal cell growth and differentiation and differentiation. So the first growth factor, that is NGF or nerve growth factor, was discovered by Rita Levi Montalcini in 1950s. Okay, so this nerve growth factor is a member of family of polypeptide called neurotropins that regulate the development and survival of neurons. Development and survival of neurons. So during the course of experiments on NGF, Sten Cohen discovered the next growth factor, that is the epidermal growth factor that stimulates cell proliferation. Cell proliferation. Okay, so EGF is a 53 amino acid polypeptide, and it served as a prototype of a large array of growth factors that play critical role in controlling animal cell proliferation both during embryonic development as well in adult organism. So ये EGF बहुत important role play करता है, ठीक है, mainly embryonic development में भी और as well as in the adult development cell proliferation में. और एक दूसरा एग्जांपल है इसी ग्रोथ फैक्टर्स का, दैट इज द PDGF. PDGF, that is the platelet derived growth factor, which mainly participate in wound healing. So this PDGF is mainly stored in the blood platelets and released during blood clotting at the site of wound. कब होता है ये रिलीज? जब कहीं पे वाउंड हुआ होगा तो उस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग करना होगा, तो ये रिलीज होता है और वो मेनली जाके वाउंड पे बाइंड हो जाता है और वाउंड को हील कर देता है. ओके, सो इट स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट इन द vicinity of the clot, thereby contributing to regrowth of the damaged tissue. तो मेनली ये जो PDGF वो क्या करता है, जो फिब्रोब्लास्ट सेल है अराउंड द क्लॉट, उनका डिफ्रेंसिएशन या इनका सेल डिवीजन करता है, जिससे वहाँ पे जो वाउंड है वहाँ पे न्यू टिश्यूज फॉर्म होंगे, न्यू टिश्यू से वो वाउंड क्या हो जाएगा, वो हील हो जाता है. ओके, सो अदर देयर आर आल्सो सम polypeptide growth factors like which are also called cytokines, which regulate the development and differentiation of blood cells and control the activity of lymphocyte during the immune response. और इसी के साथ साथ दूसरे पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स है, जैसे कि मेम्ब्रेन एंकर्ड ग्रोथ फैक्टर्स विच रिमेन्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन rather than being secreted into the extracellular fluid, therefore functioning specifically as signal molecule during डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन. तो एक तो साइटोकाइन का काम ने, तो दिस साइटोकाइन मेनली एक्ट इन द लाइक लिम्फो इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे इट कॉजेज द डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द RBC, or we can simply say the blood cells,
which includes the platelet, which includes the lymphocyte as well as the uh, red blood cells. Then the second is the membrane brown bound growth factors, which are not released but they are mainly attached to the membrane, and these are also important, specifically cell signaling molecule during the direct cell-cell interaction like juxtacrine signaling, and they mainly participate in juxtacrine signaling or other signaling in which the cells have to come into physical contact with the other cells. Okay, so these peptide hormones, neurohormones, neuropeptides and growth factors, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन और जो गैसेस है उनकी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. सो दे मेनली बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिए. सो दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली बिकॉज दे आर स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स चाहिए जहाँ पे वो बाइंड होंगे. देन उसके बाद उनका जो सिग्नल है वो आगे नेक्स्ट सेल तक क्या होगा, पहुंचेगा. ठीक है, सो ये जो अभी न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरोपेप्टाइड्स है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेनली कहाँ पे, दैट इज सेल प्रोलिफरेशन है, या अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ होगी ग्रोथ फैक्टर्स में तो वहाँ पे प्रॉपर सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सेल्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी, और अगर इन ग्रोथ फैक्टर्स में कोई भी म्यूटेशन आ गया तो सेल कैंसरस सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट डेवलपमेंट है उसमें भी ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे लिम्ब फॉर्मेशन हो या आई फॉर्मेशन हो, यहाँ वहाँ पे भी ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो द नेक्स्ट इज द इकोसनोइड्स. सो सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड सर्व एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. तो ये इकोसोनाइड का एक टाइप का लिपिड है और वो भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है. सो स्टेरॉयड हार्मोन की तरह वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस तो नहीं कर पाते, बट these इकोनोसाइड विच आर ऑल्सो लिपिड्स दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू द सेल सरफेस रिसेप्टर. तो ये इकोसोनाइड्स मेनली जो सेल सेल रिसेप्टर से वहाँ पे बाइंड होते हैं, इवन दे आर लिपिड्स बट दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा membrane. So the most important of these molecules are membrane of a class lipids called the icosanoids. तो ये मेनली जो जितने भी ये लिपिड है वो मेनली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द इकोसोनाइड्स, जिसमें आते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स ठीक है, जो मेनली these prostaglandins are secreted in the semen from the prostate gland. Then prostacyclin, then thromboxanes, then leukotrienes, leukotrienes. ठीक है, so these icosanoids are rapidly broken down and therefore act locally in autocrine और paracrine signaling pathway. तो इनका भी हाफ लाइफ क्या है, बहुत कम रहता है. मीन्स दे आर ब्रोकन वेरी fastly or rapidly. That's why they cannot act on the distant cell. They only act locally, that is the autocrine, or they can act on neighboring cells, that is it in its vicinity, or we can say that the paracrine type of cell signaling is shown by these icosanoids. So they stimulate a variety of response in the target cell, including blood platelet aggregation, inflammation, and smooth muscle contraction. Inflammation, smooth muscle contraction, then blood platelet aggregation. So all these icosanoids are derived from
another molecule, that is the arachidonic acid, which is formed from phospholipid. So the first step in the pathway leading to synthesis of either prostaglandin or thromboxanes is the conversion of arachidonic acid to prostaglandin H2. So interestingly, the enzyme that catalyzes this reaction, cyclooxygenase, is the target of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. तो यहाँ से फॉर्म होता है कौन, ये थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन. बिफोर दे आर फॉर्म्ड देयर इज एन इंटरमीडिएट, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन H2. Okay, and the enzyme is cyclooxygenase, and this enzyme is a target of some drugs, that is aspirin, which is anti-inflammatory, and other non non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. So by these drugs inhibit the synthesis of prostaglandin, which reduces the inflammation and pain. So by inhibiting the synthesis of thromboxane, aspirin also reduces the platelet aggregation and blood clotting. सो एस्पायरिन इस इनके सिंथेसिस को रोक के क्या करता है, एक तो जो पेन है या जो इन्फ्लामेशन है या जो ब्लड प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको इनहिबिट कर देता है. ओके, सो स्मॉल डेली डोज ऑफ एस्पायरिन आर फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक्स. ओके, so these are some signaling molecules which participates in the cell signaling. There are other some signaling molecules which also participate in the signaling process, which are not chemicals but like light also act as a signaling molecule, which causes many different changes in the rod cell and cone cell of the eye retina. And if we talk about the odor or smell, it also act as an uh, signaling molecules which act on our uh, nose and the receptor of smell, odorant receptors. Okay, and causes changes in that particular receptor, like sound also bring changes in our hearing mechanism. So these also act as a signaling molecule, but these are the environmental stimuli which act as a signaling molecule and causes changes in our cell so that our body responds to the environmental changes. Okay, so this is all about the signaling molecules, in which we have studied the different kind of signaling molecules, starting from the steroid hormones, then the simple gases, then the neurotransmitters, then the peptide hormones and growth factor, then finally the icosanoids. So I think you have understood the signal different kinds of signaling molecules. So this is all for today. Thank you.